हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लाइव पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, आज की क्लास जो हम शुरू करने जा रहे हैं वह कंप्यूटर सब्जेक्ट की होने वाली है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो कंप्यूटर विषय से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारी सभी विषयों की कक्षाओं को आज ही ज्वाइन करें। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कंप्यूटर विषय के संबंधित जो भी आपके राजस्थान के अंदर जो विधिवत प्रस्तावित एग्जाम आपके हैं, जिसकी अगर हम बात करें तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और राजस्थान पटवार, दो ऐसे एग्जाम है दोस्तों जो प्रस्तावित हैं। इनकी परीक्षा की तिथि जो है डिक्लेयर कर दी गई है। तो आइएगा दोस्तों, एक बार आपका एनालिसिस करते हैं हम। आज की पहली क्लास है हमारी हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लाइव पर। इसके अंदर दोस्तों हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे जा चुके हैं, जैसे अगर बात करें आज की क्लास में हम लगभग जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जो लास्ट ईयर आपका एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिएगा आपका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको दिखाई दे रहा होगा। आंसर कीजिएगा आप। जितने भी साथी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वो आंसर कीजिएगा। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? आपसे जो क्वेश्चन पूछा है दोस्तों वो है कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। तो देखते हैं कौन कौन आंसर देता है इस क्वेश्चन का, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। आपके पास में जो ऑप्शन है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं स्क्रीन पर। फर्स्ट ऑप्शन है जो दिया गया है आपका वान न्यूमैन। दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है वो है जेएस किल्बी। तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है वो है चार्ल्स बेबेज। और चौथा ऑप्शन जो आपको दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा हम इस क्वेश्चन का जो आंसर है होगा राइट, वो होगा दोस्तों चार्ल्स बेबेज। अब चार्ल्स बेबेज क्यों होगा दोस्तों, हम बात करते हैं वन बाई वन ऑप्शन को। तो सबसे पहले जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है आपका वान न्यूमैन। अगर हम वान न्यूमैन की बात करें तो दोस्तों एक महान साइंटिस्ट थे। इन्होंने आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान अपना इन्होंने प्रतिपादित किया। और अगर हम बात करें वान न्यूमैन के बारे में तो इन्होंने डेटा व निर्देश दोनों को बाइनरी प्रणाली 0 और 1 में स्टोर करने का जो प्रिंसिपल दिया था वो आपके वॉन न्यूमैन के द्वारा ही दिया गया था। जेएस किल्बी दूसरा ऑप्शन हमारा है, जेएस किल्बी। तो दोस्तों हम जेएस किल्बी की बात करें तो ये एक अमेरिकन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। ठीक है। और इन्होंने 1958 के अंदर 1958 के अंदर आईसीज के ऊपर कुछ रिसर्च किया था। उस रिसर्च के बेसिस पे ही इनको 10 दिसंबर 2000 के अंदर इनको फिजिक्स के अंदर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है जो है दोस्तों राइट आंसर भी यही है हमारा, चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज की बात करते हैं तो दोस्तों चार्ल्स बेबेज जो हैं आपके क्या थे, फेमस मैकेनिकल इंजीनियर थे। ये एक क्या थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे। अब दोस्तों अगर हम इनके आविष्कार की बात करें तो इन्होंने ही सर्वप्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर की परिकल्पना की थी। इन्होंने ही सर्वप्रथम क्या किया था दोस्तों, मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया था। इन्होंने सबसे पहले मैकेनिकल कंप्यूटर मशीन बनाई थी। अगर हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम इन्होंने 1822 के अंदर जो प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था वो था डिफरेंशियल इंजन। कौन सा था, डिफरेंशियल। और दूसरा दोस्तों इन्होंने 1833 के अंदर दूसरा एक मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन किया गया था, उसका नाम था एनालिटिकल इंजन। तो स्पेशली दोस्तों अगर हम चार्ल्स बेबेज की बात करते हैं तो इनको किस लिए कंप्यूटर का आविष्कारक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम जो मैकेनिकल कंप्यूटर
आपने सुना हो, देखा हो कभी कंप्यूटर के अंदर, जब आपने डिटेल में हम डिस्कस करेंगे तो मैं भी बताऊंगा आपको। और जो स्टूडेंट पहले से कंप्यूटर पढ़ चुके हैं उनको मालूम होगा कि पहले जो कंप्यूटर की जब स्टार्टिंग में शुरुआत की गई थी तो बड़े बड़े कंप्यूटरों का, मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो उनका जो आकार हुआ करता था कमरे से भी बड़े साइज के आकार के हुआ करते थे। तो चार्ल्स बेबेज ने ही ऐसे कंप्यूटरों की परिकल्पना की थी। तो दोस्तों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा हमारा चार्ल्स बेबेज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। अब दोस्तों यहां से आपसे पूछा है, देखो दो टर्म होती हैं। एक तो आपसे पूछा है, जो क्या पूछा है, कंप्यूटर का हिंदी नेम। और दूसरा काफी बार एग्जामिनर आपसे जो पूछता है वो पूछता है कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ। तो दोस्तों ये दोनों टर्म में काफी अंतर है, उसको हम समझते हैं। अगर आपसे एक एग्जामिनर पूछे कि कंप्यूटर का हिंदी में नाम क्या है, तो दोस्तों आप क्या दोगे, जो कि आपके ऑप्शन में आपको दिया गया है। ए ऑप्शन दिया गया है गणना करने वाला, बी ऑप्शन दिया गया है आपको संगणक, सी ऑप्शन दिया गया है आपको हिसाब लगाने वाला, और डी ऑप्शन जो आपको दिया गया है वो है दोस्तों परिगणक। और क्वेश्चन आपसे जो एग्जामिनर ने पूछा है वो क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर का हिंदी नाम। तो अगर हम बात करें दोस्तों कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर का जो आपका हिंदी में नाम होता है, अगर कंप्यूटर में एग्जामिनर आपसे पूछे हिंदी नेम, तो हम लोग आंसर करते हैं संगणक। बी इज राइट आंसर। कंप्यूटर का जो आपका हिंदी में नाम होता है वो होता है संगणक। बट अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो जब कंप्यूटर के शाब्दिक अर्थ की बात आती है, तो कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है कंप्यूट शब्द से हुई है। कंप्यूट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना। क्या होता है? गणना। और दोस्तों इसी शब्द से जो आपका निर्माण किया गया है वो कंप्यूटर शब्द को बनाया गया है। और कंप्यूटर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गणना करने वाला यंत्र। तो अगर आपसे शाब्दिक अर्थ की बात एग्जामिनर पूछता है क्वेश्चन को, तो आपका आंसर होगा ए, गणना करने वाला। और अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कंप्यूटर का हिंदी नाम, तो कंप्यूटर का जो हिंदी नाम होगा वो होगा दोस्तों, कंप्यूटर का हिंदी नाम होगा संगणक। अगर दोस्तों आपसे एग्जामिनर पूछ ले कंप्यूटर की परिभाषा, तो हम लोग कंप्यूटर की क्या परिभाषा देंगे। कंप्यूटर की अगर परिभाषा की हम बात करें, तो आपका जो कंप्यूटर होता है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो उपयोगकर्ता से डेटा और निर्देशों के रूप में क्या लेता है, इनपुट लेता है। उपयोगकर्ता को हम यूजर बोल सकते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर को उपयोग में लेता है उसको हम बोलते हैं यूजर। यानी कि ऐसा उपकरण जो यूजर के द्वारा डेटा और निर्देशों के रूप में इनपुट लेता है, और उस डेटा को या उस निर्देशों को क्या करता है, प्रोसेस करने के बाद में उपयोगकर्ता को आउटपुट में जरूरत के अनुसार डेटा इंफॉर्मेशन उपलब्ध करवाता है। वो क्या कहलाता है, आपका कंप्यूटर कहलाता है। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का संगणक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको दिया गया है आपकी स्क्रीन पर, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो आप बताइएगा कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको ए ऑप्शन दिया गया है, वो दिया गया है 5 दिसंबर को, बी ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है 3 दिसंबर को, और सी ऑप्शन जो आपका दिया गया है वो 24 दिसंबर, और डी ऑप्शन दिया गया है 2 दिसंबर। तो देखिएगा हम वन बाय वन बात करते हैं। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं वर्ल्ड सॉइल डे। दूसरा दोस्तों आपका है 3 दिसंबर। 3 दिसंबर की हम बात करें तो 3 दिसंबर को हैंडीकैप्ड डे के
डे के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में मनाया जाता है? हैंडी कैप्ट डे के रूप में 3 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 24 दिसंबर। 24 दिसंबर की हम बात करें तो 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल कंज्यूमर डे, अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को। अब हमारा बचता है फाइनली 2 दिसंबर। तो 2 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? हम 2 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ध्यान रखिएगा 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस क्या किया जाता है? मनाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? या आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, सीपीयू का फुल फॉर्म बताइए। या आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, सीपीयू का पूरा नाम बताइए। तीनों तरीके में से आपको कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमारे पास में ए ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी ऑप्शन है सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सी ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्या दोस्तों आपका इनमें से कोई नहीं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जो भी स्टूडेंट ए आंसर कर रहे हैं इस क्वेश्चन का, उन सभी स्टूडेंट का ए इज राइट आंसर। क्योंकि आप सभी जानते हो सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है आपका, वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये कंप्यूटर का क्या होता है? मुख्य भाग कहलाता है। ये कंप्यूटर का क्या कहलाता है? मुख्य भाग कहलाता है। अब मुख्य भाग क्यों कहलाता है? क्योंकि कंप्यूटर का जो भी काम होता है, जो भी सारा प्रोसेस होता है, वो होता है सीपीयू के अंदर। अगर हम सीपीयू की बात करें, मुख्य रूप से अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर बेसिकली इनपुट, सीपीयू और आउटपुट, और सीपीयू के साथ में जो पैरेलली कनेक्ट होती है बाई डायरेक्शनल, वो होती है आपकी मेमोरी। तो दोस्तों क्लियर है? ये जो आपको मैंने ब्लॉक डायग्राम बना के दिखाया है, ये कंप्यूटर सिस्टम का क्या कहलाता है? ब्लॉक डायग्राम कहलाता है। क्लियर? अगर आपसे पूछ ले कंप्यूटर के कितने घटक होते हैं, तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। कंप्यूटर के मेन 4 घटक होते हैं। बात करें तो इनपुट, दूसरा आपका सीपीयू, तीसरा आपका आउटपुट और चौथा आपका मेमोरी। और थोड़ा सा अगर हम स्पेशली बात करें तो आप देख पाओगे, अगर हम सीपीयू की बात करें तो सीपीयू के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है सीपीयू के कितने भाग होते हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए, अगर हम सीपीयू की बात करें, कंप्यूटर के सीपीयू की बात करें, तो मुख्य रूप से जो कंप्यूटर का सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? मेन 3 भाग होते हैं। पहला भाग कहलाता है एएलयू,
दूसरा भाग इसका कहलाता है सीयू, और तीसरा इसका भाग कहलाता है, वो कहलाता है रजिस्टर। ठीक है, तो इसके मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं। अगर हम बात करें एएलयू की फुल फॉर्म की, तो एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। और अगर हम बात करें सीयू की, तो सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। और अगर हम बात करें रजिस्टर की, तो रजिस्टर एक अति सूक्ष्म मेमोरी होती है, मेमोरी डिवाइस होती है, जो कि सीपीयू के अंदर ही मदरबोर्ड पर, सीपीयू के अंदर ही मदरबोर्ड पर जो हम सीपीयू इंस्टॉल करते हैं उसके अंदर ही एएलयू सीयू के साथ में अटैच होती है। तो ये क्या होती है, एक मेमोरी डिवाइस होती है। तो इस तरीके से आपका सीपीयू के मेन तीन मुख्य भाग होते हैं, एएलयू, सीयू और रजिस्टर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। दोस्तों यहां पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछा गया है निम्न में से कौन सर्च इंजन नहीं है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें, तो आप लोगों को पता होगा सर्च इंजन क्या होता है। अगर नहीं मालूम तो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सर्च इंजन के बारे में। बेसिकली आप जब भी कोई कंटेंट सर्च करते हो, या जब भी कोई आप पीडीएफ या नोट्स जब भी आप सर्च करते हो, तो कहां पे करते हो। अभी बेसिक रूप से आप सभी को मालूम होगा, आप जो भी कोई भी चीज सर्च करते हो इस समय, वो गूगल पे करते हो। अब गूगल क्या होता है, तो बेसिक रूप से अगर हम बात करें, तो जो आपका ये गूगल होता है, ये एक तरह का क्या होता है, ये सर्च इंजन ही होता है। यानी किसी भी कंटेंट को, जो जिस भी चीज को आप चाहते हैं ढूंढना या सर्च करना, पता करना, तो उसको आप गूगल पे, जो इसका गूगल का ये एक बार होता है, सर्च बार बोलते हैं जिसको हम, इसके अंदर आप क्या करवाते हो, टाइप करवाते हो। ठीक है, टाइप करवाने के बाद में आप जैसे ही सर्च बटन पर प्रेस करते हो, राइट क्लिक करते हो, तो आपका क्या हो जाता है, वो कंटेंट सर्च ढूंढ करके गूगल के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो ये कहलाता है आपका सर्च इंजन। और अब जो ये गूगल को जिस पर खोलते हो, वो आपका दोस्तों कहलाता है ब्राउजर। जैसे हम बात कर लें, ब्राउजर आपका क्रोम होता है। आपके ब्राउजर की बात करें तो आपका ब्राउजर कौन सा होता है, क्रोम होता है। मोजाइला फायरफॉक्स होता है। ठीक है, इसके अलावा ओपेरा होता है। यानी कि इंटरनेट ब्राउजर, बहुत सारे ब्राउजर होते हैं, जिसके अंदर स्पेशली रूप से आपने देखा हो, तो किसी ब्राउजर में आपने देखा होगा याहू, बीइंग, गूगल, इस तरह के आपको सर्च इंजन प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ये बेसिक रूप से क्या कहलाते हैं, आपके सर्च इंजन। और जो आपके ये क्रोम होता है, ठीक है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, और ओपेरा मिनी होता है, ये आपके सब क्या कहलाते हैं, ब्राउजर कहलाते हैं। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे दोस्तों, क्या पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम बेसिक रूप से पढ़ेंगे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप। ठीक है, तब हम डिस्कस करेंगे कि ये ब्राउजर किसके अंदर आते हैं। या जब हम सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, तब हम पढ़ेंगे आपके सॉफ्टवेयर के बारे में। तो ये सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो सॉफ्टवेयर बेसिक रूप से तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो जो आपके जितने भी ब्राउजर आते हैं, ये आपके किसके अंदर आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा इसके अंदर निम्न में से कौन सर्च इंजन नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रोम। क्योंकि क्रोम हमारा क्या है, एक तरह का ब्राउजर है। क्रोम हमारा एक प्रकार का क्या है, ब्राउजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन इनपुट इकाई है। अब दोस्तों अगर हम बात करें कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के अंदर बेसिक रूप से हमने जब घटक पढ़े थे, तो दो घटकों के बारे में चर्चा करी थी हमने। एक इसका होता है, एक पार्ट होता है इनपुट, और दूसरा पार्ट होता है इसका आउटपुट, आपने देखा होगा। और बीच में इनके होता है क्या, सीपीयू। लेकिन सीपीयू के बारे में हमने जनरल थोड़ा सा सामान्य रूप से जान लिया था।
अब अगर हम बात करें इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है, तो इनपुट वो डिवाइसेज होती हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, अब डेटा की अगर बात करें तो डेटा भी आपका सामान्य रूप से दो प्रकार का डेटा होता है। एक आपका कैरेक्टर डेटा होता है और दूसरा आपका न्यूमेरिकल डेटा होता है। कैरेक्टर के अंदर आपके ए से लेके जेड तक के अल्फाबेट आते हैं और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स आते हैं। इसके अलावा न्यूमेरिकल डेटा के अंदर 0 से लेके 9 तक की आपकी क्या आती हैं, मैथमेटिकल संक्रियाएं आती हैं। 0 से लेके 9 तक के आपके नंबर्स हम बोल सकते हैं ये आते हैं। इन्हीं सभी इसी डेटा को प्रोवाइड हम इनपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर के अंदर प्रवेश करवाते हैं या प्रविष्ट करवाते हैं। तो जो भी डेटा को प्रविष्ट करवाने के लिए हम डिवाइसेस काम में लेते हैं उनको बोलते हैं हम इनपुट। इनपुट की हम बेसिक रूप से बात करें तो आपकी डिवाइसेस कौन कौन सी हो सकती हैं, कीबोर्ड, माउस। बेसिक रूप से दो डिवाइस तो आप सभी देखते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा बैंक के अंदर जब भी आप चेक को क्लियर करवाने जाते हो तो वहां पर एक MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर नामक डिवाइस होती है जिसके द्वारा आपको चेक को डायरेक्टली स्कैन कर लिया जाता है डिजिटली तरीके से। इसके अलावा हम बात करें तो क्विक रेस्पॉन्स, यानी जितने भी आपके QR कोड होते हैं या हम बोल दें बार कोड, इनको रीड करने के लिए जो डिवाइस हम काम में लेते हैं उसको बोलते हैं बार कोड रीडर या क्विक रेस्पॉन्स रीडर बोल सकते हैं। आपने देखा हो आजकल के समय में पेटीएम से, फोन पे से आप जो भी ये दुकान वगैरह होती हैं यहाँ पर शॉपिंग करते हो तो आप पेमेंट करते हो ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हो आप। तो दोस्तों ये कैसे पॉसिबल हो पाता है, तो ये इसी प्रकार की डिवाइस यानी बार कोड रीडर नामक डिवाइस से आप क्या करते हो, किसी जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं उसके बार कोड को स्कैन करते हैं हमारे डिवाइस से। तो हमारा डिवाइस उस समय क्या काम करता है, एज ए बार कोड रीडर का काम करता है। इसके अलावा आपने देखा होगा आप जो भी एग्जाम देते हो इसके अंदर आप OMR सीट पर जो ब्लॉक जो हमारे पास में 4 ऑप्शन होते हैं ABCD, इसके हमारे पास में गोले होते हैं, उनको डार्क करके आते हैं हम किससे, पेन से। तो OMR क्या करता है, OMR रीडर होता है ना, ये आपका क्या करता है, जहां पर भी आपका डार्क साइड होता है, जैसे आपकी ये OMR सीट है इसके अंदर आप इस तरीके के 4 गोले होते हैं। अगर हम चारों गोलों को डार्क कर रहे हैं तो वो चारों गोलों को रीड करके क्वेश्चन को गलत कर देगा। या फिर हमारे पास में ऐसे 4 ओपन गोले होते हैं, अगर हमारा ऑप्शन C राइट है तो हम इसको क्या कर देते हैं, डार्क। तो जो भी डार्क साइड होता है उसको OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर के द्वारा क्या किया जाता है, इसको स्कैन कर लिया जाता है और अगर आपका क्वेश्चन सही है तो सही मार्क कर लिया जाएगा, अगर गलत है तो गलत मार्क कर लिया जाएगा। इसके अलावा दूसरी होती है हमारे पास में एक डिवाइस OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। आपने देखा हो तो OCR एक विशेष तरह की डिवाइस होती है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, इसके द्वारा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर के द्वारा जो हमारे शब्द होते हैं इनको रीड किया जाता है। जो भी कोई टेक्स्ट वगैरह होते हैं टेक्स्ट बुक के, इनको रीड करने का काम किया जाता है। तो निम्न में से कौन इनपुट इकाई है, आपसे पूछा है इनपुट इकाई है, तो क्या आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, MICR हो गया, QR कोड हो गया। इसके अलावा हम बात करें तो एक आपका होता है स्कैनर। तो स्कैनर से आप परिचित होंगे सभी, CM स्कैनर। ऐसा कौन स्टूडेंट है जिसने यूज नहीं किया हो, जितनी भी आप PDF वगैरह नोट्सों की तैयार करते हो तो कैम स्कैनर में तैयार करते थे। तो स्कैनर भी हमारा एक तरह का इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर A ऑप्शन में माउस है, बी ऑप्शन में कीबोर्ड, C में स्कैनर और D में इनमें से सभी। तो जो हमारा आप राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि अगर आप देख पा रहे हो तो कीबोर्ड भी हमारा इनपुट डिवाइस है, माउस भी हमारा इनपुट डिवाइस है और स्कैनर भी हमारा इनपुट डिवाइस है। इसके साथ ही लगे हाथ हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करें तो जो आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं, तो अगर इनको जनरली हम समझें तो आउटपुट आपका 2 प्रकार का होता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और हार्ड कॉपी आउटपुट। कौन कौन सा, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और हार्ड कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट की बात करें तो वो आउटपुट जिसको हम यानी कि एक तरीके से क्या देख ही सकते हैं, ओनली हम उसका हम प्रिंट आउट नहीं ले सकते, ओनली देख सकते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर या मॉनिटर की स्क्रीन पर, वो आउटपुट आपके कहलाते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। और हार्ड कॉपी आउटपुट वो आउटपुट कहलाते हैं जिनको हम प्रिंटर की मदद से किसी पेपर पर प्रिंट करवा करके
देख सकते हैं। ऐसे आउटपुट को हम हार्ड कॉपी आउटपुट बोलते हैं। तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट की हम बात करें तो हम किस किस पे प्राप्त कर सकते हैं? मॉनिटर पर। और मॉनिटर की बात करें तो आपके मॉनिटर 3 प्रकार के हम बेसिक रूप से स्टडी करते हैं, CRT, LCD और LED। ठीक है, इसके अलावा ब्लैक एंड व्हाइट भी होते हैं। ठीक है, ये मॉनिटर के क्या होते हैं? प्रकार। और हार्ड कॉपी के लिए हम बात करें तो प्रिंटर की बात करेंगे। अगर हम प्रिंटर की बात करें तो आपके प्रिंटर भी 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है जो होता है आपके प्रिंटर का, हम अगर बात करें तो आपका प्रिंटर होता है जो प्रिंटर आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं प्रिंटर? प्रिंटर आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका, पहला होता है इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इंपैक्ट। अगर इंपैक्ट प्रिंटर की बात करें तो वो प्रिंटर होते हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं? प्रहार के द्वारा यानी कि चोटों के द्वारा प्रिंटिंग का कार्य किया जाता है। जैसे आपने कुछ आपने अभी जब टाइप राइटर आपने अगर देखा हो, जब अपन लोग जब LDC वगैरह का पेपर देते हैं तो अपन जो एक टेस्ट देते हैं टाइपिंग टेस्ट, तो पहले टाइप राइटर के द्वारा दिया जाता था, अभी तो लैपटॉप या कंप्यूटर पे दिया जाता है। तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि एक हैमर होता है जो कार्बन पर स्ट्राइक करता है और कार्बन के पीछे पेपर लगा हुआ होता है। जैसे ही वो कार्बन पर टक्कर मारता है या चोट मारता है तो जो वो शब्द उकरा हुआ होता है वो इमेज क्या होती है? आपके पेपर पर प्रिंट हो जाती है कार्बन की मदद से। तो ऐसी चोटों के द्वारा जो प्रिंटिंग का कार्य किया जाता है वो प्रिंटर आपके इंपैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और व्हील प्रिंटर, ये प्रिंटर आपके इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर आते हैं। और नॉन इंपैक्ट की बात करें तो जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर होते हैं वो आपके नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं। इनके अंदर ना ही कोई आवाज होती है और बिना चोट के लेजर बीम के द्वारा प्रिंटिंग का कार्य किया जाता है। जैसे अगर हम बात कर लें तो आपके लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और इसके अलावा थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर अगर आपने देखा हो तो पेट्रोल पंप पर जब भी आप पेट्रोल वगैरह डलवाते हैं तो आप जब भी कार्ड से पेमेंट करते हैं डेबिट या क्रेडिट से, तो आपको जो उनकी पोस मशीन होती है उसके द्वारा बिल दिया जाता है या रिसिप्ट या बिलिंग रिसिप्ट दी जाती है। तो वो जो पेपर होता है उसके अंदर, उस मशीन के अंदर आपका थर्मल प्रिंटर सेट होता है। इसके अंदर क्या होता है कि किसी भी तरीके का प्रिंटिंग का कार्य इंक के द्वारा नहीं किया जाता। इसके अंदर कोई किसी प्रकार की इंक नहीं होती है, बल्कि जो पेपर होता है वही मैग्नेटिक इंक का वाला पेपर होता है। इसके ऊपर जैसे ही कोई भी चीज टच करवाते हैं या मूव करवाते हैं या हम टिक करते हैं तो वो चीज इस पर प्रिंट हो जाती है, यानी पेपर के अंदर ही इनबिल्ट इंक होती है। ऐसा आपने शॉपिंग मॉल वगैरह में देखा होगा या कैश काउंटर, जितने भी कैश काउंटर होते हैं वहां पर जो बिलिंग किया जाता है वो इसी पेपर पर किया जाता है थर्मल प्रिंटर के द्वारा। तो दोस्तों इस तरीके से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 KB कितने बाइट के बराबर होता है? देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मेमोरी वाले पार्ट से लिया गया। मेमोरी को अगर हिंदी में बात करें तो हम स्मृति बोलते हैं, स्मृति। ठीक है, मेमोरी को बोलते हैं हम। और एक दूसरी टर्म होती है वो होती है स्टोरेज। इसको अगर हिंदी में बात करें तो इसको हम बोलते हैं भंडारण। अब जो यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो पार्ट है मेमोरी का, और ये भंडारण होता है जो मेमोरी का ही पार्ट होता है। यानी कि जो आपकी मेमोरी के अंदर हम डेटा स्टोर करवाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? आपका भंडारण बोलते हैं। इसी को हम स्टोरेज के नाम से जानते हैं। आपने देखा हो तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फोल्डर्स, पिक वगैरह होती हैं, ठीक है, आपकी PDF फाइल्स होते हैं, नोट्स होते हैं, इनको जहां पर भी आप लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल में सेव करके रखते हो उसी को हम क्या बोलते हैं? मेमोरी बोलते हैं। और उसके अंदर हम स्टोर करने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? स्टोरेज कहलाती है, भंडारण कहलाती है। अब दोस्तों अगर हम बात करें तो मेमोरी की, हम स्पेशली अगर बात करें तो जो मेमोरी से आपके क्वेश्चन बनते हैं, जो आपकी मेमोरी होती है वो डेटा को क्या करती है? स्पेशली रूप से 0 या 1
0 या 1 के रूप में क्या करती है, स्टोर करती है। ठीक है, और ये 0 और 1 के रूप में जो स्टोर करती है इसी को हम बोलते हैं बिट। ठीक है, क्योंकि क्योंकि 0 और 1 को हम किस नाम से जानते हैं, 0 और 1 को हम जानते हैं बाइनरी डिजिट के नाम से। ठीक है, अब इसको बिट नाम क्यों रखा, तो बाइनरी डिजिट हम किसको बोलते हैं, 0 और 1 को। तो आप देख पा रहे होंगे बाइनरी का हम लेते हैं बी और डिजिट का लेते हैं हम इट। दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं, मिलाते हैं, तो आपके पास में बनता है बी प्लस इट, और इन दोनों से जो निर्माण होकर के वर्ड का निर्माण होता है वो कहलाता है आपका बिट। इसलिए कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे आप, हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो भी मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर होता है वो आपका किसके रूप में होता है, बिट की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है, बिट की फॉर्म में। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनर ने काफी बार आपसे पूछा है कि मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है। देखिएगा, कुछ क्वेश्चन आपके मेमोरी से बनते हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, समझिएगा उनको। मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट, या मैं बात करूं तो इकाई की, क्या कहलाएगी दोस्तों, ये कहलाती है आपकी बिट। ध्यान रखिएगा, क्या कहलाती है, बिट। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो 8 बिट आपकी क्या कहलाती है, 8 बिट का समूह, यानी कि 8 बिट की हम बात करें तो 01010111। अगर इस तरीके से आपको 8 बिट मिल जाती हैं तो इन 8 बिट को हम बोलते हैं 1 बाइट। यानी कि 8 बिट का जो समूह होता है वो कहलाता है आपका 1 बाइट। और साथ की साथ ही ध्यान रखिएगा 4 बिट, 4 बिट की हम बात करें तो आपको 1110, इस तरीके से जो ग्रुप ऑफ बिट मिलता है, यानी कि 4 बिट का ग्रुप मिलता है या 4 बिट का समूह मिलता है, ये आपका कहलाता है 1 निब्बल। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जामिनर के चुनिंदा क्वेश्चन है जो काफी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर के एग्जाम के पेपर उठा करके आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन एक से अधिक बार रिपीट हो चुके हैं, चाहे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे आपकी बहुत सारी एग्जाम है जिनके अंदर कंप्यूटर पूछा जाता है, जैसे सूचना सहायक हो, एलडीसी हो, ऐसी एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। यहां तक कि आरएससीआईटी का जनरल पेपर होता है उसमें ये क्वेश्चन लगभग लगभग काफी बार पूछे जा चुके हैं। इसके साथ ही अगर अब धीरे धीरे हम बात करें तो अब आगे चल के बात आती है 1024। 1024 आपके बाइट मिलकर के बनाते हैं 1 KB, इसको बोलते हैं हम किलो बाइट। और 1024 KB मिलकर के बनता है आपका 1 MB, इसको हम बोलते हैं मेगा बाइट। और 1024 MB आपका मिलकर के बनता है 1 GB, इसको हम बोलते हैं गीगा बाइट। और आपका 1024 GB मिलकर के बनता है दोस्तों 1 TB, इसको हम बोलते हैं टेरा बाइट। इसके बाद में भी और भी हैं, अभी बहुत सारी यूनिट्स हैं उन पर रिसर्च हो चुका है, और ऐसे मेमोरी स्पेस की हार्ड डिस्क वगैरह आपको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस मार्केट में अवेलेबल भी है। लेकिन जो अभी लेटेस्ट जहां तक रिसर्च हो चुका है वहां तक अगर हम देखें तो मेमोरी की, अगर आपसे पूछी जाए कि मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट, मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई, तो आप ध्यान रखिएगा गी ऑफ बाइट, गी ऑफ बाइट, इसको आप लिख लीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनको आप साथ के साथ नोट करते चलेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, जिससे आपको एग्जाम में बहुत सहूलियत मिलेगी। ठीक है,
तो ये आपके मेमोरी से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो मैंने आपको कंप्लीट कराई। अब देखिएगा इससे संबंधित और क्वेश्चन देखिएगा, 1 MB कितने बाइट के बराबर होता है। तो दोस्तों अभी मैंने जस्ट आपको बताया, देखिएगा 1 MB, तो यहां पर देखिएगा 1 MB ये रहा हमारा। तो 1 MB जो होता है आपका कितना होता है, 1024 KB के बराबर। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज हमारा राइट आंसर। 1 MB जो आपका होता है वो कहलाता है 1024 KB कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1 GB कितने बाइट के बराबर होता है। तो जस्ट अभी हमने पढ़ा है कि 1 KB आपका कहलाता है, 1 KB किसके बराबर होता है, 1024 बाइट के बराबर होता है, ठीक है। और 1024 KB की अगर हम बात करें तो ये कहलाता है आपका 1 MB, और जो 1 GB है ये कहलाता है आपका 1024 MB। तो देखिएगा यहां पर आपसे पूछा क्या है, यहां पर आपसे पूछा है कि 1 GB कितने बाइट के बराबर है। तो 1 GB हमारा बी इज राइट आंसर हो जाएगा, 1024 MB के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप किसके बने हुए होते हैं। देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर हम यहां पर मटेरियल की बात करें तो आपको पता होगा, अगर हम बात करते हैं आपके मटेरियल की, तो जो मटेरियल होते हैं बेसिक रूप से अगर हम बात करें तो 3 प्रकार के हम होते हैं, ठीक है। चालक, कुचालक और अर्धचालक, ठीक है। कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। अगर चालक की बात करें तो जिनमें से विद्युत का प्रभाव आसानी से किया जा सके उसको बोलते हैं हम चालक, कंडक्टर। नॉन कंडक्टर की बात करें तो जिनमें विद्युत का प्रभाव सुगमता से नहीं होता हो उनको बोलते हैं नॉन कंडक्टर। और सेमी कंडक्टर की बात करें तो कुछ मेटल या कुछ धातु ऐसी होती हैं जिनमें से विद्युत का प्रभाव हो भी जाता है और नहीं भी होता है, ठीक है। तो ऐसी प्रकार की जो मेटल है उसके बारे में, मटेरियल के बारे में आपसे पूछा है। तो आईसी चिप बनाने में हम लोग कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं, यहां पे हमसे पूछा है, जो धातु के बारे में पूछा है तो सिल्वर का प्रयोग हम, सॉरी, कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं दोस्तों, हम सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सॉरी दोस्तों, यहां पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी इज राइट आंसर, सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगर दोस्तों हम क्वेश्चन पे बात करें तो बहुत डिटेल में अगर जाएं तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा टॉपिक है, ठीक है, और एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। तो उससे संबंधित ये क्वेश्चन है, ठीक है, जिसके अंदर जितने भी आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर रजिस्टर, कैपेसिटर, थायरिस्टर, डायोड, ठीक है, ये आईसी, ठीक है, जितनी भी डिवाइसेज लगी हुई होती हैं उनके बारे में स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है। तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लग रहा होगा, क्योंकि जब मैंने आपको डिस्कस किया था सीपीयू तो मैंने बताया था सीपीयू मुख्य रूप से सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, एएलयू, दूसरा होता है सीयू और तीसरा होता है आपका रजिस्टर जो कि एक मेमोरी यूनिट होती है। एएलयू आपका होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, सीयू आपका होता है कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर आपकी होती है मेमोरी डिवाइस। तो यहां पर देखिएगा कंट्रोल यूनिट हो गई, मेमोरी हो गई और तीसरी जो हमारी बची वो है हमारी एएलयू। तो यहां पर हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो डी इज राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गणना एवं तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों बेसिक सी चीज है, जब भी हम एएलयू की बात करते हैं तो एएलयू का फुल फॉर्म मैंने कई बार आपको बता दिया है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो आप सभी परिचित हैं अर्थमेटिक की। अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक होती हैं आपकी मैथमेटिकल गणनाएं, ठीक है, अर्थमेटिक संक्रियाओं की गणना जैसे जोड़, बाकी, गुणा और भाग, ये कार्य आपका आता है अर्थमेटिक के अंदर। और लॉजिक की बात करें तो तुलना करने का जो कार्य है, तुलना करना यानी कंपैरिजन का कार्य है। अगर दो संख्याओं में हम बात करें 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 3, 2 इज इक्वल टू 2, 4 इज लेस देन 5, तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग पता कर पाते हैं 2 छोटा है 3 से, 2 बराबर है 2 के, 4 छोटा है 5 से। तो इस तरह का जो कंपैरिजन करने का कार्य है वो भी आपका क्या करता है,
ALU के द्वारा किया जाता है। तो अर्थमेटिक यानी कि गणना और तुलना दोनों कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? तो ALU के द्वारा किए जाते हैं। तो C हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों यहां पर देखिएगा, कंप्यूटर भी बेसिक रूप से अगर अपन ने ब्लॉक डायग्राम स्टार्टिंग में देखा था, तो जो कंप्यूटर का कार्य होता है वो यही कार्य होता है। कंप्यूटर का CPU का मेन रूप से यही कार्य होता है। कंप्यूटर के अंदर अगर हम बात करें तो इनपुट डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर डेटा को प्रोवाइड करवाने के काम में लेते हैं। कंप्यूटर के अंदर हम डेटा को प्रविष्ट करवाते हैं। उसके बाद में डेटा आता है CPU के पास, और CPU क्या करता है? डेटा की प्रोसेसिंग करने का कार्य करता है, यानी कि डेटा को क्या करता है? एग्जीक्यूट करने का कार्य करता है। और उसके बाद में उसमें से उस डेटा को, जो हमने इनपुट में डेटा प्रोवाइड करवाया था, उसको व्यवस्थित करके यूजर की उपलब्धता के अनुसार आउटपुट में डेटा क्या करवाता है? उपलब्ध करवाने का कार्य करता है। तो जो ये काम CPU के द्वारा किया गया था वो क्या था? प्रोसेसिंग था। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे, हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो वो कहलाता है आपका, वो क्या कहलाता है दोस्तों? आपका प्रोसेसर कहलाता है। क्योंकि जो आपका CPU है, इसको ही हम विशेष रूप से अगर इसका नाम बताएं तो इसी को हम प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है। तो हमारा A क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? तो प्रोसेसर देखिएगा, यहां पे जस्ट अपन ने अभी समझा है, अगर मैं प्रोसेसर बोल दूं, अगर मैं CPU बोल दूं, तो दोनों का जो शाब्दिक अर्थ है वो एक ही होता है। तो प्रोसेसर के या CPU के 3 मुख्य भाग की बात करें तो ALU, CU और दोस्तों तीसरा जो मुख्य भाग है वो है रजिस्टर। तो पहला भाग ALU, दूसरा भाग CU कंट्रोल यूनिट और तीसरा भाग रजिस्टर। तो ALU कंट्रोल यूनिट और रैम होगा क्या? नहीं, बी ऑप्शन है हमारा, ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। तो हाँ जी, बिल्कुल आपका बी इज राइट आंसर होगा, क्योंकि इसके अंदर ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU होता है कंट्रोल यूनिट और थर्ड होता है रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? हमसे यहां पे पूछा नहीं है। तो क्या डेटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, डेटा को स्टोर करना? तो बिल्कुल डेटा को स्टोर करने का कार्य कंप्यूटर करता है, डेटा को प्रोसेस करने का कार्य भी कंप्यूटर करता है, और इनपुट को स्वीकार करने का कार्य भी कंप्यूटर करता है। बट अभी तक टेक्स्ट को डायरेक्ट स्कैन करने के लिए कोई भी ऐसी डिवाइस का निर्माण नहीं किया गया है, बल्कि हाल ही में अगर देखें तो कुछ ऐसे एप्लीकेशन आपने देखे होंगे जो डायरेक्टली आप इमेज के रूप में फोटो को स्कैन करके और उसको टेक्स्ट में बदल सकते हैं। कुछ ऐसे एप्लीकेशन अभी बनाए जा चुके हैं, बट कंप्यूटर के रूप में अगर देखें तो कंप्यूटर की ऐसी अभी तक कोई भी डिवाइस नहीं बनाई गई है। जैसे डायरेक्ट हम इनपुट डिवाइसेज यूज में लेते हैं, कीबोर्ड, माउस, ठीक है, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, MICR, OCR, OMR, ऐसी किसी भी प्रकार की डिवाइस का हाल तक जो डायरेक्ट टेक्स्ट को स्कैन कर सके निर्माण नहीं किया गया है। तो इसलिए यहां पे हमसे पूछा है बुनियादी कार्य नहीं है, तो टेक्स्ट को स्कैन करना हम बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं, हाल ही में कुछ ऐसी डिवाइसेज भी बना ली गई हैं, अगर आपने देखा हो तो ऑडेबल आपको बुक्स मिल जाएंगी, जिसके अंदर एक विशेष तरह की इस तरह की एक डिवाइस दी जाती है। इस डिवाइस के अंदर लेजर बीम निकलती है, जिस लाइन पर आपको इस लेजर बीम को चलाएंगे उसको ये डिवाइस बोल करके सुनाता है। अगर आपने देखा हो तो हाल ही में अभी पब्लिश की गई है भगवत गीता, ऐसी एक बुक भगवत गीता जी की तैयार की गई है, जिसके अंदर ऐसी डिवाइस साथ में देते हैं। उसको हम जिस लाइन पर या जिस पेज पर स्कैन करते हैं या ऊपर उसको मूव करते हैं, तो जिस लाइन पर हम उसको स्कैन करवाते हैं, जिस लाइन को, उसको हम ऑडेबल तरीके से सुन पाते हैं। ठीक है, इसकी अत्यधिक जानकारी के लिए आप गूगल करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं?
देखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कंप्यूटर के अंदर। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम होता है आपका संख्या पद्धति। संख्या पद्धति एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से 2 या 3 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आपसे जरूर पूछे जा सकते हैं, तो 2 नंबर का वेटेज आप अवश्य लगा करके चलिए इस टॉपिक से। अगर हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो हम स्पेशल रूप से जब हम थ्योरी में पढ़ेंगे तो 4 प्रकार के नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर्स, इसमें अगर हम बात करें तो जो हमारे पास में नंबर होते हैं 0 और 1, उसके बाद में हमारे पास में होता है ऑक्टल नंबर। इसमें अगर हम बात करें तो 0 से लेके 7 तक की डिजिट के नंबर होते हैं। इसके बाद में हमारे पास में होते हैं डेसिमल नंबर। इसमें अगर हम बात करें तो 0 से लेके 9 तक की डिजिट होती हैं। और चौथा नंबर का जो हमारे पास में नंबर होता है वो होता है हेक्सा डेसिमल नंबर। इसमें हम बात करें तो 0 से लेके 9 तक के तो हमारे पास में गणितीय नंबर होते हैं, और ए से लेकर के एफ तक के हमारे पास में अल्फाबेट होते हैं। ऑल ओवर इसकी बात करें तो ये हमारे होते हैं 10 और ये हमारे होते हैं 6। दोनों को अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो हमारे पास में बनता है 16। अगर हम डेसिमल नंबर की बात करें तो 0 से ले तक 9 तक के जो नंबर होते हैं वो होते हैं हमारे 10। अगर हम ऑक्टल की बात करें तो 0 से लेके 7 तक के नंबर होते हैं वो होते हैं हमारे 8। और अगर हम बाइनरी की बात करें तो 0 और 1 दोनों को मिला करके होता है 2। तो इसका बेस होता है वो दोस्तों, यहां पर आपको हमेशा जब भी आपको बाइनरी नंबर दिया जाएगा तो आपको बेस के रूप में 2 लिखा मिलेगा। ऑक्टल नंबर दिया जाएगा तो आपको 8 लिखा मिलेगा। डेसिमल नंबर दिया जाएगा तो आपको 10 लिखा मिलेगा। और हेक्साडेसिमल नंबर दिया जाएगा तो आपको 16 लिखा हुआ मिलेगा। अब दोस्तों जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है इनका कन्वर्जन। दोस्तों कन्वर्जन की बात करें तो कन्वर्जन का शाब्दिक अर्थ हिंदी में होता है इनको बदलना। इनको आपस में इंटरचेंज करने के लिए हम मेथड यूज करते हैं कुछ विशेष तरह के, और उन्हीं पर बेसिस आपसे कंप्यूटर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बाइनरी नंबर को हम ऑक्टल नंबर में कैसे बदलते हैं, ऑक्टल को हम डेसिमल में कैसे बदलते हैं, डेसिमल को हम हेक्साडेसिमल में कैसे बदलते हैं। या इनडायरेक्ट बात करें तो हेक्साडेसिमल को हम बाइनरी में कैसे बदलेंगे, डेसिमल को हम बाइनरी में कैसे बदलेंगे, ऑक्टल को हम बाइनरी में कैसे बदलेंगे। इसके टोटल ऑल ओवर अगर हम बात करें तो दोस्तों 12 कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो आपस में एक दूसरे को हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करने के लिए यूज करते हैं। तो बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं, तो हम आंसर कर सकते हैं 2, जैसा कि मैंने आपको बताया 0 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लॉजिक गेट। लॉजिक गेट क्या है दोस्तों? लॉजिक गेट की बात करें तो ये आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों नाम लिया है दोस्तों? अगर बात करें तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो महत्वपूर्ण योगदान है वो आपके कंप्यूटर के अंदर होता है, ठीक है। और कंप्यूटर के अंदर जब स्पेशली जो कंप्यूटर फंक्शनिंग करता है, कार्य करता है, वो किस पर आधारित बेस्ड करता है, लॉजिक पर आधारित बेस करता है। और लॉजिक की जब भी बात आती है वहां पर आपकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाती है। तो डी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कुछ गेट के बारे में पढ़ते हैं। अब गेट क्या होता है? गेट का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है निकास, या हम बोल सकते हैं एंट्री। तो दोस्तों इसका शाब्दिक अर्थ है अगर हम कोई भी इनपुट, अगर हमारे पास में कोई विशेष तरह की कोई डिवाइस है, इसके अंदर हम कोई भी इनपुट प्रविष्ट करवाते हैं या एंटर करवाते हैं, तो ये डिवाइस उसको उस पर किस तरह का प्रोसेस कार्य करेगी और उसके बाद में हमको आउटपुट में किस तरह का रिजल्ट प्रोवाइड करती है, यह जो कार्य होता है ये होता है गेट का। अगर हम बात करें कुछ विशेष गेटों की तो आपने नाम सुना होगा, आपका गेट होता है एंड गेट होता है, और गेट होता है, नॉट गेट होता है, नॉर गेट होता है, इसके अलावा नॉट गेट होता है। ये जनरल कुछ महत्वपूर्ण गेट हैं। इसके अलावा इन गेटों का यूज करके हम और भी कई प्रकार के एक्सऑर, एक्सनॉर इस तरह के गेटों का निर्माण करते हैं, जो कि डी के अंदर हम डिटेल्ड में डिस्कस करते हैं, जो कि एक इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है। तो लॉजिक गेट क्या है? एक विशेष तरह की क्या सीडी है, एक विशेष तरह का सॉफ्टवेयर है, या एक प्रकार का सर्किट है, या एक कंप्यूटर गेम है। तो दोस्तों ये एक विशेष तरह का क्या होता है, सर्किट होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो दोस्तों मैं बता दूं, जो भी कंप्यूटर पर यूजर के द्वारा कार्य किया जाएगा वो स्पेशली आपका
डिजिटल फॉर्मेट में होगा, क्योंकि आपका कंप्यूटर केवल और केवल बाइनरी लैंग्वेज यानी कि बाइनरी भाषा ही समझता है। बाइनरी भाषा ही समझता है, और बाइनरी भाषा को ही हम कौन सी भाषा बोलते हैं? हम डिजिटल भाषा बोलते हैं। इसलिए कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन, जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन स्टोर करता है वो डिजिटल डेटा के रूप में स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। तो जब दोस्तों बनावट की बात आती है तो हम लोग स्टडी करेंगे, यहां पर दो तरह की बनावट होती है, ठीक है। इसके अंदर हम बात करें तो बनावट की बात करें तो दो तरह की इसके अंदर टर्मिनोलॉजी होती है। एक होती है हार्डवेयर और दूसरी होती है सॉफ्टवेयर। तो जो आपकी बनावट आती है वो आती है दोस्तों हार्डवेयर के अंदर। हार्डवेयर दोस्तों किसे कहते हैं? यानी कि ऐसे उपकरण जिनको हम छू सकते हैं, यानी जिनको हम टच करके देख सकते हैं, उनको बोलते हैं हार्डवेयर। और जिनको हम छू नहीं सकते, केवल और केवल महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर के अंदर आपके कंप्यूटर के जितने भी भौतिक उपकरण हैं, जैसे मैं बात कर लूं प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ठीक है, इसके अलावा सीपीयू, ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी डिवाइसेज हैं, जॉयस्टिक, यानी कि ऑल इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज, ये सभी आपकी किसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं? हार्डवेयर डिवाइसेज कहलाती हैं। तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट आपकी क्या कहलाएगी? हार्डवेयर कहलाती है। क्लियर? क्या कहलाती है दोस्तों? हार्डवेयर कहलाती है। दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में बदलना होता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया, हम लोग इनपुट प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। इनपुट हम किसको देते हैं? सीपीयू को प्रोवाइड करवाते हैं। सीपीयू इनपुट में प्रोवाइड किए गए डेटा को, डेटा में कोई भी हो सकता है, डेटा के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, टेक्स्ट हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ठीक है, कुछ भी चीज हो सकती है। इसको सीपीयू क्या करता है? प्रोसेस करता है, इस पर प्रोसेसिंग करता है और यूजर को जरूरत के अनुसार आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में बदलना होता है? तो जो ये इनपुट है हमने जो दिया है उस पर कंप्यूटर सीपीयू आपका प्रोसेस करता है और आउटपुट पर उचित क्या करवाता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, व्यवस्थित। तो इसका जो सूचना प्रोवाइड करवाना, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को सूचना में बदलना होता है। दोस्तों इस तरीके से दोस्तों आज की क्लास में हमने बेहद इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन सॉल्व किए। दोस्तों आप लोग दोस्तों किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर का पेपर उठा करके देख सकते हो, 20 क्वेश्चन में से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और दोस्तों जितना पॉसिबल हो सका उतना मैंने जो भी क्वेश्चन था उससे संबंधित उसकी डिटेल थोड़ी आपसे शेयर की है। अगर दोस्तों आपको क्लास पसंद आई हो तो आप क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों इसी तरीके से आप हमारे साथ में जुड़े रहें। और दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।